IVM। हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है सुषमा मुनिंद्र की कहानी ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। आज संयमी घर खाली कर गई। सप्तपदी में आमतौर पर पूरी रात बीत जाती है। मारवाड़ी धर्मशाला में आर्य समाज पद्धति से किया गया संयमी का पाणी ग्रहण 2-4 घंटे में ही संपन्न हो गया। संजय इकलौता लड़का है। डरी रहती हूँ कि हमें छोड़कर कहीं अलग ना हो जाए, तो जो बच्चे की इच्छा वही हमारी। ये कहकर संजय सोनी की माँ ने कम से कम 2 बार संयमी के पिता गुरु प्रसन्न की नाक काटने की चेष्टा की। तात्पर्य से तमतमाकर गुरु प्रसन्न कहना चाहता था, विप्र कन्या को हथिया रही हो, संजय की अभिलाषा आपकी अभिलाषा क्यों ना हो। संयमी ऐसी बदतमीज ना होती तो इस अभिलाषा पर मैं जिले से आंदोलन करवा देता। लेकिन गुरु प्रसन्न ये कह न सका कि अब कहने का क्या लाभ। उसे अपनी बड़ी बेटियों संजना और संध्या पर गर्व हो रहा है। संयमी के अंतरजातीय विवाह में भागीदारी ना कर दोनों ने संदेश दे दिया। कायदे से कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। विवाह के बाद मध्याह्न भोज हुआ। संयमी, अविनाश, गुरु प्रसन्न, कुल जमा 3 ब्राह्मण के अलावा चहुं ओर सोनी ही सोनी उतरा रहे हैं। संयमी विप्र से स्वर्णकार बनते हुए पतित हो चुकी है। विदाई के समय गुरु प्रसन्न ने उसे समीपता नहीं, संकेत दिया, मेरे घर से तुम्हारा दाना पानी उठ गया है, घुसपैठ करने की कोशिश न करना। संकेत ग्रहण कर संयमी ने अपनी मां अविनाश को देखा। अविनाश इन दिनों स्तब्ध होने से पहले कातर हो जाती है। उसकी कातरता में आश्वासन है, घर मेरा भी है, जब चाहो चली आना। संयमी अविनाश से लिपट गई। अविनाश उसी तरह अर्रा कर रोई जैसे संयमी के जन्म पर रोई थी। ऐसे रोई जैसे अपनी विदाई पर रोई थी। ऐसे रोई जैसे उसकी अम्मा अपनी चौथी पुत्री राकेश के जन्म पर रोई थी। संयमी अपने तिरस्कृत जन्म की कथा जानती है। पूरे घर में चहलकदमी कर चहल पहल बनाए रखते हुए धीरे धीरे उसने अविनाश की वैमनस्यता को सौमनस्यता में बदल दिया। अविनाश उसके लिए उदारता से सोचने लगी थी। संजना और संध्या के विवाह जैसे भी हुए, संयमी का विवाह सोच समझकर संचित जमा पूंजी लगाकर वो इस तरह करेगी कि लगे कुछ किया है। जमा पूंजी नहीं लगी, लेकिन लग रहा है कुछ किया है। संयमी को संजय सोनी के साथ विदा कर अविनाश गुरु प्रसन्न के साथ घर आ गई। लगा घर इस तरह खाली पहले नहीं हुआ था। गुरु प्रसन्न बैठक में रखे दीवान पर निशक्त बैठ गया, जैसे दिवालिया होकर लौटा हो। वैसे भी वो स्कूल से लौटकर बैठक में इस तरह समय बिताता है जैसे बाकी घर से नाता ही नहीं है। घर में विवाह की तरह तामझाम नहीं हुआ, थोड़ा फैलाव हो गया है। अविनाश फैलाव को तरतीब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी थकान महसूस कर रही है जैसे दिनों से संयमी के विवाह का इंतजाम बना रही थी। संजना और संध्या के विवाह में हाड़ तोड़ मेहनत की थी, लेकिन दोनों को मन मुताबिक ब्याह देने के तोष ने थकान का आभास नहीं होने दिया था। जब ज्ञात हुआ संजना की तीनों नंदें चुड़ैल और संध्या की सास भूतनी टाइप है, अविनाश को लगा था तोष बरगलाने वाला भाव है। कुलदीपक की आस को खत्म कर जन्मी संयमी ने अपना सूत्र बताया था। सुनो 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 सुनो, अगर मेरी नंदे चुड़ैल और सास भूतनी टाइप निकले ना,
तो इसके पहले ही मैं ब्रह्म राक्षस बनकर मामला अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। अविनाश संयमी के कमरे में आ गई। संयमी ने इस कमरे में लगभग 2 माह की बंदिश सही है। गुरु प्रसन्न मोहब्बत में मुब्तला लड़की को कमरे में बंद रखने जैसा पुराना चलन चला रहा था। संयमी इस तरह खुश हो रही थी जैसे बेशुमार सा कुछ पा लिया है। माँ, मुझे अपना कमरा इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना अब लगने लगा है। कमरे को नई निगाह से देखने लगी हूं मैं। अविनाश संयमी के बिछावन पर लेट गई। तकिए में जज्ब बादाम केश तेल की महक संयमी के होने का बोध करा रही है। संयमी ने प्रेम को परिणाम तक ले जाकर अविनाश के उस खालीपन को भर दिया है जो 35 साल से उसके भीतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह मौजूद है। भौतिक उछाल लेते हुए समय उत्तर आधुनिक हो गया है, पर प्रेम आज भी श्राप मुक्त नहीं हुआ है। 35 साल। अविनाश ने भी प्रेम किया था। आज भी इस बात को लेकर वो दृढ़ नहीं है कि वो जो था प्रेम था। जो भी था मकरंद की तरह आत्मा को आज भी सुवासित करता है। प्रेम करने का इरादा नहीं था, मजबूत आधार या वचन नहीं था, भागने की मानसिकता नहीं थी। स्पष्ट बात न हुई, नजदीकियां नहीं बनी, पर बाबू वो इसे कलंक की तरह देख रहे थे। उस दौर के लोगों की धारणा स्पष्ट थी। प्रेमी नेक इंसान नहीं होता, होता तो इरादे नेक होते। इरादे नेक वाले किसी की बेटी को फुसलाने जैसी हे हरकत नहीं करते। वैसे उस दौर के सख्त पिता पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं। गुरु प्रसन्न जैसे मायाधारी के भीतर इस तरह समाये हैं कि अविनाश को बार बार लगता है ठीक सामने गुरु प्रसन्न नहीं, बाबू बैठे हैं। सीलिंग फैन के ठीक नीचे संयमी नहीं, धरती में समा जाने जैसी प्रार्थना लिए वो खुद खड़ी है। वो नानी बन चुकी है, फिर भी कामनाओं का कोई हिस्सा जयदीप टॉकीज के सामने वाली उस सड़क पर अटका है जहां से वो कॉलेज आती जाती थी। कुलदीपक की चाह में जन्मी 4 पुत्रियों में सबसे बड़ी अविनाश। चौथी के बाद अम्मा बाबू ने कुलदीपक की आस छोड़ दी या ईश्वर ने 5वीं संतान नहीं दी, ज्ञात नहीं है। पर कुलदीपक के लिए वो इतने अग्रसर रहे कि संतान होने के पहले नाम निर्धारित कर लेते। चारों के नाम पूर्व निर्धारित रखे गए: अविनाश, शैलेंद्र, कमल, राकेश। चारों एक प्रश्न का सामना समान रूप से करती। यार, ये लड़कों जैसे नाम क्यों हैं? शायद कुलदीपक की चाह में। अविनाश को आरंभ से सबसे बड़ी को सबसे अधिक समझदार होना चाहिए जैसे दबाव में रखा गया। उसके कस्बे नुमा शहर बाबूपुर में मात्र एक महाविद्यालय था। वहां ज्ञानार्जन करते हुए वो बीएससी सेकेंड ईयर तक समझदार रही। 3rd ईयर में जयदीप टॉकीज के युवा मैनेजर ने समझदारी में खलल डाल दिया। बाबूपुर की ये एकमात्र टॉकीज लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण थी। तमाम युवाओं की तरह वो भी फिल्मों की दीवानी थी। अविनाश अपनी सहपाठिनों निशात, तरंग और बहन शैलेंद्र के साथ टॉकीज के सामने से कॉलेज जाती आती। बाबू फिल्म नहीं देखते थे। अम्मा की कस्टडी में उन बहनों को महीने 2 महीने में एक बार लेडीज क्लास में फिल्म देखने भेजते। बालकनी नहीं थी। बॉक्स का टिकट बाबू की अर्थव्यवस्था से महंगा था। अविनाश को नहीं मालूम था टॉकीज में मैनेजर नाम का जीव होता है। शैलेंद्र ने सबसे पहले मैनेजर को झांकते हुए पकड़ा। अरे देखा उसे, ये मैनेजर टॉकीज में कम आती जाती लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देता है। आवारा लगता है। यार, ये सभी को देखता है कि हमारे ही ग्रुप को देखता है? सभी को देखता होगा कि कोई इसे भी देखे। हाय हाय, सूरत तो अच्छी है यार, हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? बीएससी फाइनल में कयास लगाए गए। पुख्ता सबूत एमएससी प्रीवियस में मिला।
अविनाश अम्मा और बहनों के साथ शाम 6 से 9 वाले शो में फिल्म देखने आई। फिल्म को कई दिन हो गए थे, टॉकीज लगभग खाली ही थी। अविनाश को देखकर उतावला हुआ मैनेजर उसके समीप पहुंचा। अविनाश को निर्निमेष देख जाहिर किया कि वो सबको नहीं, दरअसल पतली लंबी सुंदर अविनाश को झांकता है। आप लोग बॉक्स में बैठे ना, अविनाश ने तुरंत कहा। पर टिकट महंगा, टिकट की जरूरत नहीं है, आप बैठ सकते हैं। नहीं, आपका नुकसान होगा। अब बॉक्स खाली है, कोई नुकसान नहीं, आप प्लीज आइए बैठिए, बोला। मैनेजर के संकेत पर गेटकीपर ने उन्हें आदर से बॉक्स में बैठा दिया। अम्मा को राजसी बोध हुआ, लेकिन पूछा, अविनाश, बॉक्स की महंगी टिकट काहे ले ली हो? शैलेंद्र का दिमाग शुरू से सक्रिय रहा है। समझ गई कि अम्मा मैनेजर की कृपा को नहीं समझी। बोली, अम्मा, वो मैनेजर जो है ना, वो अविनाश की क्लास में पढ़ता है, बॉक्स खाली था तो बैठा दिया। देखो फिल्म देखने में कितना मजा आएगा। दूसरे दिन कॉलेज जाते हुए शैलेंद्र ने निशात और तरंग से प्रेम की पुष्टि की। मुझे अविनाश पे गर्व है, इसके कारण कल हम लोगों को मैनेजर ने मुफ्त में बॉक्स में बैठा दिया। निशात रहस्यात्मक भाव से बोली, मतलब मैनेजर हम चारों को नहीं, सिर्फ अविनाश को झांकता है। अविनाश, अरे कभी मुझे भी बॉक्स में फिल्म दिखाओ। तरंग ने अविनाश को नाज से देखा। हम बॉक्स में बैठेंगे और तुम मैनेजर के साथ इश्क लड़ाना। अविनाश उस आयु वर्ग में थी जब प्रेम शब्द अजीज लगता है, लेकिन जानती थी कि वैसे तो बाबू राजस्व विभाग में पेशकार हैं, पर तबीयत दारोगा की पाई है। बोली, तुम लोग भी ना कुछ भी बोलते हो, बाबू खाल खींच लेंगे तो बाबू को पता ही ना चलने देंगे। बॉक्स में मुफ्त फिल्म दिखाकर मैनेजर ने हौसला बढ़ा लिया। टॉकीज के बाहर एक किशोर लड़का फिल्मी गीतों की 4 पन्नों वाली पुस्तिका बेचता था। मैनेजर ने उस लड़के को पर्चीनुमा कागज दिया। उस लड़के ने टॉकीज के सामने से गुजर रही अविनाश को फट से पर्ची पकड़ाई और सरपट भाग गया। ये मैनेजर बाबू दिए हैं। अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे ठीक अभी संदिग्धों में शुमार हो गई है। अविनाश बाबूपुर के पर्यावरण को समझती थी। 0-0 में से संदेह बरामद कर लिए जाते हैं। बोली, इसे फाड़ देती हूँ। अरे फाड़ देना, पढ़ लो पहले। उसमें लिखा था, तुम्हें रोज देखता हूँ, अच्छी लगती हो। मेरा नाम दामोदर दीक्षित है, तुम्हारा नाम क्या है? अविनाश का स्वर ही नहीं, देह भी थरथरा गई। ये तो पागल है। निशात बोली, हाँ तो खिड़की में जाकर कह दो मैनेजर तुम पागल हो। धत, मुझे मतलब नहीं जैसा दावा करने वाली अविनाश की नजर अक्सर खिड़की पर चली जाती। आंख मिलते ही मैनेजर मुस्कुरा देता, फिर हंसने लगता। एक दिन शैलेंद्र ने कहा, देख तो दांत बहुत सफेद हैं इसके। तो तरंग बोली, सफेद ही दिखा रहा है मिस्टर वाइट। एक दिन वो लड़का फिर से पर्ची दे गया। उसमें लिखा था, ये मेरे जीजा जी का टॉकीज है, मैं यहां मैनेजर हूं। अविनाश पूरी तरह भ्रमित थी। पर्चियों को फाड़ देने की इच्छा होती, फाड़ने लगती तो नाड़ी अनियंत्रित होने लगती, फाड़ न पाती। खिड़की की ओर देखना न चाहती, अनायास नजर उधर चली जाती। मैनेजर को उसके आने जाने का समय कंठस्थ हो गया। सुबह 10:30 बजे के लगभग कॉलेज जाती है, शाम 4 बजे के आसपास लौटती है। एक दिन 12:30 बजे उसे लौटते देख वो रूम से बाहर निकल आया। उस दिन रसायन प्रयोगशाला में किसी खराबी की वजह से प्रयोग न हुए, तो अविनाश निशात और तरंग के साथ घर लौट रही थी। अविनाश ने अब तक पर्ची का उत्तर नहीं दिया था, लेकिन विरोध भी नहीं किया था। इस बात ने मैनेजर को प्रेरित किया। प्रेम करना है तो साहस दिखाना होगा। सहसा एकदम अविनाश के सामने पहुंच गया। अविनाश ने उसे भरपूर देखा। अच्छे कद और अच्छे चेहरे वाला सांवला युवक। मैनेजर इस तरह मिलनसार होकर पूछने लगा जैसे पूर्व परिचित है, तुम्हारी
क्लास नहीं लगी? अविनाश ने भी ऐसे उत्तर दिया जैसे पर्चियों ने नजदीकियां बना दी हैं। नहीं, घर जा रही हूं। फिल्म देख लो, अभी शुरू हुई है। नहीं, अरे अच्छी फिल्म है, 12 से 3 वाले शो में बॉक्स खाली ही रहता है। निशात बोली, हाँ चल चल देखते हैं, चल ना। मैनेजर ने उन्हें बॉक्स में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद आकर अविनाश के बगल वाली सीट पर बैठ गया। तुमसे बात नहीं हो पाती, इसलिए पुर्जा भेजना पड़ता है, बुरा ना मानना। अविनाश कुछ न बोली, लेकिन लगते लगते मैनेजर अच्छा लगने लगा। जिस घर में जन्म लिया है वहां बड़े सपनों की गुंजाइश नहीं है। बाबू की हैसियत नहीं है जो बड़े सपनों की गुंजाइश वाले घर में ब्याह देंगे। उसे मैनेजर की खिड़की बड़े सपनों की तरह लगने लगी। पर्चियों को कीमती दस्तावेज की तरह सतर्कता से रखती। पर्चियां पढ़कर लगता एक बड़ा सपना हासिल हुआ है। मैनेजर पर्ची भेजकर बता देता टॉकीज खाली जा रहा है, फिल्म देख लो। एक बार फिल्म देखते हुए मैनेजर थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ गया और उसकी हथेली थाम ली। हथेली की पीली खुरदुरी त्वचा पर उंगलियां फिराते हुए पूछा, ये क्या है? वो लैब में प्रैक्टिकल करते हुए हथेली पर नाइट्रिक एसिड गिर गया था। एसिड से स्किन पीली होकर निकलने लगती है। वैसे अब नई स्किन आ रही है। घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी दीदी तुम्हारे घर आएंगी। जी? नहीं, अभी तो एमएससी पूरा करना है। बाबू बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अविनाश इतनी अधीर अब तक ना हुई थी। वो और शैलेंद्र एक कमरे में सोती थीं। बात सुनकर शैलेंद्र इत्मीनान में दिखी। आने दो, मैनेजर की दीदी को आने दो। भाई घर बैठे ब्राह्मण लड़का मिल रहा है, बाबू का भार कम होगा और हम लोग बॉक्स में फिल्म देखेंगे। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ना 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 ना। एक शाम मैनेजर की दीदी सचमुच चली आई। कृपाकांक्षी की तरह बाबू से बात की। जी जी, दामोदर मेरा एक ही भाई है, बहुत सीधा है। माँ नहीं है, मुझे ही उसके लिए सोचना है। वो योग्य है, इसलिए हमने किसी बाहरी आदमी को ना रखकर उसे मैनेजर बनाया है। जिम्मेदारी से काम करता है, उसे अच्छा वेतन मिलता है। हाल फिलहाल तो मेरे साथ रहता है, शादी के बाद अलग रहेगा। जी नहीं, दहेज नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं है। उसकी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। दीदी को बाबू ने कृपा नहीं दी। आप आई, अच्छा लगा। हम सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, जो झौतिया ब्राह्मण से संबंध नहीं करते। दीदी ने तर्क दिए, बाबू ने खारिज किए। अम्मा के सामने जैसे अविनाश की मक्कारी खुल रही थी। दीदी के जाते ही बोली, अच्छा इसीलिए सैंत में सनीमा दिखाता है। शैलेंद्र ने फुसफुसाकर पैरवी की। अम्मा आगे भी तो सैंत में ही देखोगी। बाबू की पतली सतर देह खिंच गई। दामोदर की बहन बेवकूफ है, तौहीन कराने चली आई। भाई जुझौतिया को दामाद बनाकर मैं नाक नहीं कटाऊंगा। शैलेंद्र ने पैरवी जारी रखी। पर बाबू, वो मैनेजर अच्छा है। अविनाश के लिए कौन सा अच्छे महकमे वाला लड़का ढूंढ लोगे? खूब दहेज लगता है आजकल। नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर नाक नहीं कटाऊंगा। बड़ी संतान गलत रास्ता पकड़े तो छोटे भी पकड़ते हैं, ना पकड़े तब भी लोग पूरे परिवार को आवारा मान लेते हैं। घर में 1-2 लड़के होने चाहिए, वो हों तो बहनें उपद्रव नहीं कर पाती। अविनाश को भागना है तो भाग जाए, फिर अपना मुंह न दिखाए। अविनाश इस तरह गुनहगार की तरह खड़ी थी जैसे काले कारनामे किए हैं। उसकी हथेलियां भाप की तरह गर्म हो रही थी। कहना चाहती थी, बाबू प्रेम का सूत्रपात मैंने नहीं किया, हो गया है तो इच्छा हो आई है। थोड़ी धूप, थोड़ी किरणें, थोड़ा सा चटक खिला हुआ समय मेरे हिस्से में आए।
घर में एक दो लड़के होने चाहिए, यही सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। जैसे भाई बहनों की निगरानी करने, आतंक फैलाने के लिए होते हैं। तुमने आज एक बार फिर कह डाला, हम बहनों ने जन्म लेकर गुनाह किया है। लेकिन अविनाश ये सब कह ना सकी। बाबू ने कभी किसी को कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दी। अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार वाली अविनाश परिवार के लिए धूमकेतु बन गई। विपत्तियों से प्रगाढ़ता बढ़ गई। एक हफ्ते घर से न निकली। अगले हफ्ते 2 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे। बाबू ने सतर्कता बतौर 2 दिन की छुट्टी ली। उसे साइकिल में पीछे बैठाकर कॉलेज ले गए और लाए। फिर सालाना इम्तिहान की तैयारी के लिए प्रिपरेशन लीव हो गई। मई में 4 पेपर हुए। प्रत्येक सोमवार को सुबह बाबू उसे साइकिल से कॉलेज ले जाते, 11 बजे वापसी। कैरियर पर बैठी अविनाश मैनेजर की बंद खिड़की को हसरत से देखती। बाबू ने तैयारी बढ़ा दी। अंतिम जून में उसे 8 वर्ष बड़े माध्यमिक शाला के शिक्षक गुरु प्रसन्न से ब्याह दिया। विवाह में गुरु प्रसन्न के पिता उचट रहे थे। अरे अजीब बात है, बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हो रही है। आपको सही सही बताएं, इंदर हर की कढ़ी के अलावा सब बेस्वाद है। अब बिरादरी में हमारी नाक कट रही है। बारात में आया नौआ चढ़ावे की पेटी लेकर आंगन में आया। छोटी मौसी अम्मा को ताना दे रही थी। ए जीजी, द्वारचार पे मैंने दुल्हे को देखा। अविनाश से तो बहुत बड़ा लगता है, देखा भाला नहीं था क्या? अविनाश की विघ्न संतोषी बुआ ने स्पष्ट किया। हाँ, देखते भालते तो टॉकीज मैनेजर भगा नहीं ले जाता। नौआ ने गुरु प्रसन्न के घर में ये खबर फैला दी। अविनाश ने बार बार स्पष्टीकरण दिया। मैनेजर की ओर से जो भी दिलचस्पी रही हो, उसकी ओर से संवाद नहीं हुआ, लेकिन गुरु प्रसन्न मौके बेमौके उसका इंटेरोगेशन करता रहा। उसे एमए फाइनल नहीं करने दिया कि मैनेजर ने तब न भगाया तो अब भगा ले जाएगा। जुलाई में कॉलेज खुल गया। मैनेजर खिड़की से झांक कर अविनाश की राह देखता। एक दिन सिंदूर लगाए आती दिखी तो वो उसकी राह में आ गया। अविनाश? कब? शैलेंद्र ने बताया। वो जीजी की बाबूजी ने शादी कर दी, अभी तो टीसी लेने जा रही हैं। मैनेजर की नम आंखें, लाचार चेहरा, शालीन मौन अविनाश के दिल से फिर नहीं गया। गुरु प्रसन्न की पोस्टिंग उन दिनों जिस गांव में थी, उस गांव की जर्जर सड़क बरसात में पास के कस्बे से कट जाती थी। नाव से आना जाना करना पड़ता। संजना के जन्म के लिए अविनाश नाव से कस्बे के अस्पताल गई थी। फिर छोटे शहर के लिए तबादला हुआ। संध्या और संयमी यहां जन्मी। संयमी के जन्म पर गुरु प्रसन्न ने बदसलूकी की। मैनेजर भगा न ले जाए, इसलिए तुम्हारे बाबू को शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मांगने पर भी उन्होंने तुम्हारी कुंडली नहीं थी। नाड़ी दोष है। नाड़ी एक हो तो संतान नहीं होती, या फिर कन्या होती है। तुम्हारे भाई नहीं है, पूत भी नहीं होगा। अविनाश उसी तरह अर्रा कर रोई थी जिस तरह अम्मा राकेश के जन्म पर रोई थी। ईश्वर शायद जानता था संयमी तिरस्कृत संतान होगी, इसलिए उसे रूप और बुद्धि में अव्वल रखा। युवा होते होते अविनाश का प्रतिरूप हो गई। अच्छे मार्क्स से फिजिक्स में मास्टर्स हुई। एक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने का अवसर इस तरह मिल गया जैसे पद अब तक उसके लिए खाली था। गुरु प्रसन्न छात्रों को घर आने की अनुमति नहीं देता। छात्राएं ट्यूशन पढ़ने घर आने लगी। संयमी ने अपना पहला वेतन अविनाश को दिया। माँ, माँ, माँ। ये लो माँ, जिस तरह चाहो उस तरह खर्च करो। गुरु प्रसन्न ने पूरा वेतन कभी नहीं सौंपा। संयमी रहीसी का बोध कराना चाहती थी। तुम्हारा है संयमी, तुम रखो। पैसों का हिसाब किताब मुझे नहीं आता माँ। संयमी गुरु प्रसन्न की बदसलूकी को समझती थी। अविनाश को इस तरह समीपता देने लगी कि अविनाश के लिए प्रमुख बन गई। माँ, तुमने फाइनल क्यों नहीं किया? नहीं हो पाया। कर लेती तो प्रोफेसर होती।
उन दिनों एडहॉक अपॉइंटमेंट्स तो यूं मिल जाते थे। तुम्हारे पापा ने नहीं करने दिया। ये पापा के दिमाग की बनावट पता नहीं किस तरह। तुम्हें चंगेज खान टाइप पति के साथ रहने में दिक्कत नहीं हुई? मैंने दिक्कतों पे ध्यान देना छोड़ दिया है। सुपर्ब! सेहत सही रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। स्कूल की ओर से जल्द ही संयमी का बैंक अकाउंट खुल गया। सैलरी खाते में जाती, वो ट्यूशन फीस अविनाश को देती। एक दिन अविनाश आटा सान रही थी। माँ, फीस मेरी अलमारी में रख दे, सीक्रेट चैम्बर में, मैं वहीं रखती हूँ। 4 खानों वाली स्टील की अलमारी अविनाश को दहेज में मिली थी। दूसरे खाने के नीचे सीक्रेट चैम्बर इस तरह बना हुआ था कि उसके होने का अनुमान नहीं होता था। पैसे रखते हुए संयमी को पर्चीनुमा प्रेम पत्र मिले। ये क्या है? नाम क्या है? मुझे अच्छी लगती हो। हाँ, फिल्म देख लो, फिल्म देख लो। दीदी तुम्हारे घर आएंगी। ये मेरे जीजा जी की टॉकीज है। ओह माय गॉड। माँ। संयमी अद्वितीय भाव से गुजरी। खानदान में प्रेम करने वाली वो पहली नहीं, दूसरी है। संयमी अविनाश को नरम नजर से देखने लगी कि उसे असहज न लगे अपराध किया है, न लगे प्रेम प्रसंग जाहिर हो गया है। माँ, तुमने प्रेम किया था? क्या बोलती हो संयमी? ये पर्चियां, टॉकीज मैनेजर बुद्धू था क्या? प्रेम पत्र ऐसे लिखता था जैसे किराने की सूची बना रहा हो। अविनाश ने भाव छिपाने का जतन किया, पर लगा भीतर तरुणाई बाकी है। क्या क्या ले आई हो तुम ये संयमी? लाओ मुझे दो इसे, मैं जला देती हूँ। कीमती है माँ। अपने पापा से शादी का विरोध क्यों नहीं किया? तब लड़कियां विरोध नहीं करती थी। नाना ने यह भी नहीं देखा कि पापा के सिर पर बाल कितने कम हैं। प्रेम करने वालों को पुरखे सजा देते आए हैं, लेकिन प्रेम करना तो दुनिया का सबसे अच्छा व्यवहार है। माँ, इंटरनेट पर मैनेजर का पता लगाऊं? संयमी, प्रेम जैसा कुछ नहीं था। पर्चियां संभाल कर रखी हैं, मतलब प्रेम जैसा नहीं, प्रेम ही था। अच्छा, एक बात बताओ, मैनेजर के बारे में सोचती हो? नहीं। मनपसंद के साथ मानसिक जुड़ाव रखना व्यभिचार नहीं है। अविनाश ने संयमी को इस तरह देखा जैसे बौरा गई लड़की को देख रही हो। संयमी, तुम्हारी बातें डरा रही हैं। डर ने प्रेम करने वालों को हमेशा नुकसान किया है माँ। मैं इन पर्चियों को अपने पास रखूंगी। तुम प्रेरित मत हो जाना। प्रेम प्रेरित होकर नहीं होता माँ, और ना ही प्रेम में कोई चॉइस होती है। बस कोई अच्छा लगने लगता है। अच्छा, कोई लगा? संचय सोनी, वो रोली ट्यूशन पढ़ने आती है ना, उसका बड़ा भाई है। उसे लेने और छोड़ने आता है। मैनेजर ब्राह्मण था, लेकिन बाबू की नाक कट रही थी। ये स्वर्णकार है। अब नहीं कटती नाक वाक माँ। संजय को तुमसे मिलवाऊंगी। अविनाश संयमी को देखती रह गई। 35 बरस में समय कितना बदल गया है। माताएं पुत्री के प्रेम को सहजता से स्वीकार नहीं करती थी, और अब पुत्री माँ के प्रेम को सहजता से ले रही है। अपने प्रेम का खुलासा वाहवाही की भांति कर रही है। संयमी 2 बजे दोपहर स्कूल से लौटी। साथ में संचय था। गुरु प्रसन्न इस वक्त स्कूल में होते हैं। संचय ने अविनाश के चरण गहे। अविनाश ने देखा, लंबा दमदार सा संचय प्रभावी लग रहा है, साहसी भी होगा। मैनेजर ने मध्यस्थ बनाकर दीदी को भेजा था। अब प्रेमी खुद प्रस्ताव लेकर आने लगे हैं। भ्रामक सा चेहरा बनाए बैठी अविनाश ने बहुत कम बात की।
उसकी नाड़ी का रक्त वैसे ही सूख रहा था जैसे मैनेजर की दीदी के आने पर सूख गया था। संजय जिस तरह बोल रहा था जाहिर था घुल मिल चुका है। जाते समय संजय ने अविनाश के दोबारा पैर छुए। संयमी से प्रगाढ़ता से हाथ मिलाया। उसे विदा कर संयमी अविनाश से लिपट गई। माँ, अच्छा है ना संजय? कुछ तो लिहाज करो संयमी। तुम दोनों इस तरह खीखी करते हुए बात कर रहे थे मेरे सामने और हाथ मिला रहे थे। कल्चर है माँ, अब तो फ्रेंड्स हग करते हैं। हाँ, शील तो रहा ही नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। अब कोई नहीं छिपाता किसके कितने अफेयर हैं या ब्रेकअप हुए हैं। लोग पर्सनल मानकर ध्यान नहीं देते। मैं और संजय अब करीब आ चुके हैं माँ। उससे इतना मिलती जुलती हो। हाँ, प्रेम पत्र वाला तो जमाना है नहीं, मोबाइल करीब ले आता है। रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, मैं संजय के साथ कई बार घूम चुकी हूँ। तुम मैनेजर से सड़क के अलावा कहीं मिली? हाँ जरूर, बाबूपुर में तब ना रेस्टोरेंट थे न पार्क। अरे वो रेडीमेड कपड़ों की सिर्फ एक दुकान थी जो हमारी हैसियत से बहुत महंगी थी। थैंक गॉड मैं उस जमाने में नहीं पैदा हुई। लेकिन नाक कटने जैसी दुहाई आज भी दी जाती है। मुझे दुहाई से नफरत है। मैनेजर तो ब्राह्मण था, संजय स्वर्णकार है। पापा नहीं मानेंगे बेटा, एक दो लड़कों से बात भी चला रहे हैं। हाँ तो मना कर दो। पापा को चंगेज खान नाम तुम्ही ने दिया है। चंगेज खान हारा भी था। माँ, तुम्हें मैनेजर के लिए कभी अफसोस नहीं हुआ? प्रेम विकट स्थिति है। प्रेमी से शादी ना हो तो अफसोस होता है। प्रेमी पति बनकर बदल जाए वो अफसोस बहुत बड़ा होता है। अरे जब दोनों तरफ से अफसोस ही होना है तो मनमर्जी करके हो। मैं तुम्हारी तरह शस्त्र समर्पण नहीं करूंगी। अविनाश को संयमी पर अचंभा होता है, संयमी पर करुणा होती है। वो रोई, किसी ने ना सुना। ये लड़ेगी, कोई नहीं सुनेगा। अब तक प्रेम करने का आरोप था, अब आरोप लगेगा जिस माँ का प्रेमी रहा हो उसकी बेटी प्रेम करे, ये अनोखी बात ना होगी। प्रेम को एक बार फिर दुहाई से गुजरना होगा। अविनाश डरी रहती है। उसके डर को बढ़ाते हुए गुरु प्रसन्न ने एक लड़के की तस्वीर दी। ये तस्वीर देखो, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। तुम संयमी को फोटो दिखा देना। संयमी नेट की तैयारी कर रही है। हाँ तो करती रहेगी। शादी के बाद नहीं हो पाता है, हो जाता है। मेरा फाइनल तो नहीं हुआ, होता तो रफू चक्कर हो जाती ना। अविनाश ने पूरी निष्ठा स्कूल को दी है, लेकिन इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकी। तस्वीर को उपेक्षा से मेज पर रख संयमी ने ठोस जवाब दिया। माँ, बरो संभो न तो रहो कंवारी। संयमी, तुम शैलपुत्री नहीं हो। हाँ तो प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब भगवान को क्यों मिलता है, कुछ इंसानों को भी मिले। आप टेंशन मत लो माँ, मैं पापा से बात कर लूंगी। अविनाश जानती थी संयमी अपनी सोच को संपूर्णता में प्रस्तुत करती है, पर नहीं सोचा था गुरु प्रसन्न से सीधे मुखातिब होकर निर्णायक बात करेगी। पापा, मैंने सोच लिया है, मैं संजय से शादी करूंगी। आप प्लीज कहीं और बात मत चलाना। कौन संजय? संजय सोनी। कुलीन ब्राह्मण के घर में पैदा हुई हो, स्वर्णकार क्यों बनना चाहती हो? वो अच्छा लड़का है, मुझे समाज में खिल्ली नहीं चाहिए। अविनाश को लगा दीवान पर गुरु प्रसन्न नहीं, बाबू बैठे हैं। हम सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, जुझौतिया ब्राह्मण से संबंध नहीं करते। वो नहीं कह सकी थी कि जुझौतिया ही सही, पर मैनेजर ब्राह्मण हैं। इधर संयमी कह रही थी, पापा सहमति रहे तो खिल्ली नहीं उड़ती। स्वर्णकार पायजेब गढ़ता बैठा रहता होगा, बिल्डर है। ऐसे बिल्डर बहुत देखे हैं। क्यों, बिल्डर में कोई कमी होती है क्या? ये संजना और संध्या की शादी जैसे आपने बड़े डॉक्टर और इंजीनियर से कर दी है। हाँ, अविनाश को लग रहा है जैसे शैलेंद्र कह रही है, अविनाश के लिए कौन सा अच्छे महकमे वाला लड़का ढूंढ लोगे? इधर बाबू कह रहे थे, नहीं की
लेकिन बराबर के ब्राह्मण परिवार में की, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। वाह, दोनों की शादी का कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ी। वाह, संजय एक पैसा भी ना लेगा। मैं मकान बेच दूंगा पर बराबरी का ब्राह्मण ढूंढूंगा। अरे मैं नहीं बेचने दूंगी आपको मकान। हमारा आधा जीवन किराए के मकान में बीता, तब जाकर 3 कमरों का एक काम चलाऊ मकान बना है। तेरी बहुत जबान चलती है। भाई होता तो कंट्रोल में रहती। अरे नहीं हुआ तो मैं क्या करूं यार पापा, सीरियसली। और कंट्रोल मतलब होता तो ऑनर किलिंग करता। इस प्रेम के ढकोसले को मैं खूब जानता हूँ। एसिड अटैक, हड़कंप, हत्या, धोखे जैसी गिरी हरकतें होती हैं। हाँ तो धोखा होगा तो चली आऊंगी, कमाती हूँ। निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा। गेट आउट। ओके ओके चिल। संयमी इस तरह सामान्य भाव में गई जैसे अभी हुई वार्ता में असामान्य कुछ भी नहीं था। गुरुप्रसन्न शिनाख्त करने जैसा व्यवहार करने लगा। संयमी अपने संकल्प पर दृढ़। अविनाश डरी हुई। संयमी की आंखों में जो एक पूरी दुनिया आबसी है, उसका अंत वैसा ना हो जैसा उसका हुआ। जमीन, हवा, पानी कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। देख रही है ताबड़तोड़ चहलकदमी करने वाली लड़की स्कूल, ट्यूशन और अपने कमरे तक सीमित हो गई है। गुरुप्रसन्न स्कूल जाते हुए दोहरा जाता है, संयमी की निगरानी रखना। अविनाश खौफ में है। संयमी स्कूल गई है, लौटेगी कि नहीं। गाड़ी इतनी तेज चलाती है कि मालूम नहीं कहाँ चली जाए, लेकिन संयमी हर बार लौट आती है। माँ, ये पापा की हिदायत को इतना क्यों मानती हो? आराम से रहो, मैं नहीं भागूंगी। पापा की सहमति होगी तभी संजय से शादी करूंगी, वरना शादी ही नहीं करूंगी। मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे पापा को उदार बना दे। मैं ईश्वर को नहीं पुकारती हूँ, अपनी जिद पर भरोसा है मुझे। पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो साध जरूर पूरी होगी। पिछले जन्म का फल इस जन्म में, इस जन्म का फल अगले जन्म में। इस जन्म का निपटारा इसी जन्म में क्यों नहीं होता माँ? हो सकता है तुम संजय से कोर्ट मैरिज कर लो। व्हाट? नहीं माँ, मैं एक बार फिर तुम्हें कटघरे में खड़ा नहीं होने दूंगी। गुरु प्रसन्न के सो जाने पर संयमी रात को अपने कमरे में तल्लीनता से संजय से मोबाइल पर बात करती। एक बार बात कर रही थी, सहसा गुरु प्रसन्न ने सेंधमारी कर डाली। ये स्वर्णकार से बात की तो उसे मैं देख लूंगा। संयमी जानती है अपनी पैरवी खुद करना। पापा, ये संजय को बीच में न लाया करो। जो करना है मेरा करो। तुम्हारा करूं? तो आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। एनुअल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। कोर्स पूरा कराना है, लेकिन संयमी पर बंदिश बैठा दी गई है। स्कूल से कॉल आया, नहीं आएगी तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। ट्यूशन पढ़ने आई छात्राओं ने गुहार लगाई कि परीक्षा नजदीक है, साल खराब हो जाएगा, लेकिन गुरु प्रसन्न निर्मम बने रहे। स्कूल जाने के अलावा चौकसी करते बैठक में आसीन रहते। अविनाश से 2 टूक कहा, मेरे स्कूल जाने के दौरान ये भाग जाती है तो तुम बाबूपुर की बस पकड़ लेना। गुरु प्रसन्न के स्कूल जाते ही अविनाश संयमी को तसल्ली देने लगती। संयमी, वक्त पर नहाओ, खाओ, ये क्या कर रखा है तुमने? अपनी सेहत गिरा लोगी। अच्छा महसूस कर रही हूं माँ, मैं अपने कमरे को अलग तरह से देखने लगी हूं, जैसे पहली बार देख रही हूं। हाँ, घर जरूर घर नहीं लगता, छत और दीवार लगता है। मैं अपने परिवार को इतना भरोसेमंद समझती थी। पता चल रहा है परिवार में रहने की शर्तें होती हैं। शर्त ना मानूं तो घर में बंद करने जैसा 16वीं सदी का चलन चलाया जाता है। माँ, मुझे मालूम है मेरे जन्म पर रोना धोना हुआ था। बचपन में मैंने बहनों की उतरन पहनी है, पर मैंने अच्छा माहौल बनाने की हमेशा कोशिश की है। पापा तुमसे बदसलूकी करते हैं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में रही, और अब मैं अपने पक्ष के लिए लड़ूंगी। अविनाश एकटक संयमी के चेहरे को देखने लगी। उस पर जोश दिखता था, अब थकन दिखती है। अस्वीकार के साथ ये बड़ी हुई है,
अच्छा हो जो अब अपना मकसद पाले। बेटा, तुम्हारी संजय से बात होती है? हाँ, दिन में कई बार। कल ही उसने मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाया है। पापा मुझ पर पहरा बैठा रहे हैं, मोबाइल पर नहीं बैठा पाएंगे। माँ, कोई आइडिया दो जो कमाल हो। बेटा, मुझे तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है। कभी कभी ना माँ, अंधेरा भी जरूरी होता है। कल रात मैं खिड़की से आकाश देख रही थी। ये मेरे बचपन वाला तारों भरा आकाश नहीं था, बहुत कम तारे दिख रहे थे। तारे अपनी जगह पर हैं, पर हमारे आसपास बहुत प्रकाश हो गया है। तारों को देखना है तो आसपास अंधेरा होना चाहिए। अविनाश खौफ में है। संयमी दार्शनिक बातें करने लगी है। क्या मानसिक अस्थिरता जैसा कुछ? संयमी, तुम चली जाओ बेटा। और पापा से क्या कहोगी? मेरा जो भी होगा मैं देख लूंगी, जाने दो। नहीं माँ, मैं तुम्हें दोबारा कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी। शाम को दुस्साहसी की तरह संजय घर में घुस आया। बैठक में बैठा गुरु प्रसन्न बौखला गया। ये मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? आपने संयमी को बंद क्यों कर रखा है? वो अडल्ट है। पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो जेल हो जाएगी आपको। आप मेरे ससुर बनेंगे, इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? मैं कोर्ट मैरिज कर लूं, पर बेवकूफ संयमी आपकी हामी का इंतजार कर रही है। तुम निकलो यहाँ से, गेट आउट। हाँ, तो बसने नहीं आया हूं मैं। संयमी को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। बात सुन लीजिए मेरी, रोली कल पढ़ने आएगी, मैं उसका साल खराब नहीं होने दूंगा। संजय जिस तेजी से आया था उसी तेजी से चला गया। संजय के रुख ने गुरु प्रसन्न को सुलगा दिया। संयमी को कमाल का आइडिया दे गया, यही कि अनुनय विनय बहुत हुई, व्यवहार में तेजी लानी होगी। सुबह वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। गुरु प्रसन्न के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी अवमानना थी। संयमी, तुम भाग रही हो तो वापस ना आना। अविनाश ने गुरु प्रसन्न के सुलगते मुख को देखा। बाबू का मुख भी इसी तरह सुलग रहा था। अविनाश को भागना है तो भाग जाए, फिर अपना मुंह न दिखाए। संयमी ने मुकाबला किया। रुक्कानामा लिख कर दूं क्या आपको? भाग नहीं रही हूं कि वापस ना आऊंगी। स्कूल जा रही हूं, शाम को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, कोर्स पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। तुम जिम्मेदारी समझती तो स्वर्णकार से। पापा प्लीज यार, धीरे बोला करो, सुनकर पड़ोसी हंसते हैं। स्कूल जा रही हूं, ठीक है, लौट आऊंगी सही टाइम पर। संयमी महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली राह पर थी। स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती, अपने कमरे में समय बिताती। गुरु प्रसन्न एक तरह से नाता खत्म कर बैठक में रहने लगा। अविनाश अपने अतीत को याद करते हुए, वर्तमान को परखते हुए संयमी के भविष्य के चित्र खींचती रहती है। अचानक संजय के माता पिता आ पहुंचे। उसकी मां ने अनुनय की। अविनाश को लगा ये संजय की मां नहीं, मैनेजर की दीदी है। दीदी ने अनुनय की तरह की थी। संजय की मां ने अनुनय के साथ व्यवहारिक अड़चनों का भी उल्लेख किया। मानना पड़ेगा, संयमी की तो मैं सराहना करती हूँ, जो आपकी सहमति के बिना शादी ही नहीं करना चाहती थी। है भाई साहब, समय बहुत बदल गया है। जाति धर्म में ना, इन सब में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, प्रेमी प्रेमिका ने रेल से कटकर जान दे दी। अब बताओ, संयमी ऐसा कुछ करे तो आपको तो पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैसे बच्चों की खुशी के लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते हैं। संजय की मां यथाशक्ति बोलती रही। पिता समर्थन में शीश झमकाते रहे। अविनाश भरी आंखों से परिदृश्य देखती रही। मौन से निकलकर गुरु प्रसन्न ने सूत्र वाक्य कहा, आप लोग जाएं, मैं घर में मजमा पसंद नहीं करता। ये जैसे निर्णायक सूत्र वाक्य था। अविनाश कभी नहीं लड़ी, अपने लिए बिल्कुल नहीं लड़ी, लेकिन संयमी के लिए बिगुल फूंक दिया। ये वो शक्तिशाली फूंक थी जो 35 सालों से उसके भीतर भरी थी। गुरु प्रसन्न ने नहीं सोचा था अविनाश ऐसी ताकतवर होकर उभरेगी, जैसे ताकतवर बनने के लिए लंबी तैयारी कर रही थी।
मैं संयमी की शादी संजय से करूंगी। मैं खिल्ली नहीं चाहता हूं। नहीं चाहते तो शादी में भागीदारी करो। संयमी ठीक कहती है, अब लोग पर्सनल मानकर किसी को कुछ नहीं कहते। स्वर्णकार ना कहते होंगे, ब्राह्मण समाज कहता है। मैं नहीं चाहती संयमी का जीवन मेरी तरह स्पष्टीकरण देते हुए बीते। मैंने तुम्हें बार बार बताया कि मेरी ओर से कुछ नहीं था, पर तुम आज भी शक करते हो। संयमी के अफेयर की जानकारी मोहल्ले, स्कूल, हर कहीं है। कथित ब्राह्मण परिवार में इसकी शादी करोगे, यदि उन्हें अफेयर की जानकारी होगी तो संयमी मेरी तरह स्पष्टीकरण नहीं देगी। तलाक लेकर तुम्हारे घर की शोभा बनेगी। हाँ तो क्या करूं मैं? कहो तो घर त्याग कर जंगल में बस जाऊं? इसे और स्वर्णकार को बसा लेना तुम अपने घर में। बुढ़ापा पार हो जाएगा तुम्हारा। योजना अच्छी है, मैं विचार करूंगी। मेरे साथ मिलकर कन्यादान कर दोगे तो खिल्ली नहीं उड़ेगी, और नहीं करते हो तो मैं अकेली ही काफी हूं। अविनाश नहीं जानती थी बेलाग बोल सकती है। संयमी ने नहीं सोचा था बेलाग बोल पाएगी। गुरु प्रसन्न ने नहीं सोचा था बेलाग बोलेगी, और बोलेगी ही नहीं, संयमी को स्वर्णकार बनाकर दम लेगी। आज संयमी घर खाली कर गई। गुरु प्रसन्न बैठक में रखे दीवान पर इस तरह निशक्त बैठा है जैसे दिवालिया होकर लौटा हो। संयमी के तकिए में सिर रख अविनाश हिलक रही है। 35 साल पहले अगर ताकतवर हुई होती तो अपनी जिंदगी जी लेती। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में सुषमा मुनिंद्र की कहानी ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। ये कहानी हंस पत्रिका के मई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, we have a midweek special. Anupam is joined by Chintan Haria, Head of Product Development and Strategy at ICICI Prudential AMC. They talk about the ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund. What's it like to be a woman in the city? Find out on the Filter Coffee, where Vedashi Kambeti Sharma talks to Karthik about her new book, Fatal Mistakes. On Audio Gyan, Shreya Satish, founder and CEO of OwnPath, talks to Kedar and Abhineet about how OwnPath was created to help professionals grow in their career through lifelong learning and professional networks. On The Longest Constitution, Priya explains how bar dancers are barred from dancing due to an arbitrary moral distinction in the name of public morality. And on Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi discuss the hazards of chaos and the importance of appreciating silence. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor, and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.